दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आर्डिनो नैनो और अपना होममेड ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करके इस ड्रोन को बनाया था जो कि बहुत ही स्टेबल फ्लाई कर रहा था। और इस वीडियो में हम इस ड्रोन को प्रोग्राम करना सीखेंगे। वैसे दोस्तों इस ड्रोन के प्रोग्रामिंग के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि इस ड्रोन को किस तरह से प्रोग्राम करना चाहिए। बस फर्क है तो बस इस बात का कि पिछली वीडियो मैंने इस ड्रोन को फोन से प्रोग्राम करना सिखाया था और इस वीडियो में मैं इस ड्रोन को कंप्यूटर से प्रोग्राम करना सिखाऊंगा। और पिछले वीडियो में मैंने जो ड्रोन बनाया था वो आर्डिनो यूनो से बनाया था और इस वीडियो में मैंने आर्डिनो नैनो से बनाया है। दोस्तों इस ड्रोन में मैंने YMFCAL फ्लाइट कंट्रोलर कोड का इस्तेमाल किया है जो कि ज़ूक ब्रूकिंग सर ने बनाया है। और ये जो प्रोग्रामिंग कोड है ये आर्डिनो बोर्ड के लिए ही बनाया गया है। तो इस प्रोग्रामिंग में आप चाहे आर्डिनो नैनो इस्तेमाल करो, आर्डिनो यूनो इस्तेमाल करो, आर्डिनो मेगा इस्तेमाल करो या फिर आर्डिनो का कोई भी वर्जन आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका जो प्रोग्रामिंग का प्रोसेस सभी में सेम ही रहेगा। आप इसे फोन से भी प्रोग्राम कर सकते हो और कंप्यूटर से भी प्रोग्राम कर सकते हो। हाँ, सॉफ्टवेयर डिफरेंट हो सकते हैं। एंड्रॉइड में आपको आर्डिनो ड्रॉइड नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा इसे प्रोग्राम करने के लिए, और कंप्यूटर में आर्डिनो IDE नाम का सॉफ्टवेयर से आप इसे प्रोग्राम करेंगे। तो इन सब चीजों में दोस्तों आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये जो प्रोग्रामिंग कोड है YMFCAL ये आर्डिनो के लिए बनाया गया है। इसमें आप कोई सा भी आर्डिनो बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जो प्रोग्रामिंग का प्रोसेस है सभी बोर्ड्स में वो सेम ही रहेगा। लेकिन मेरे पिछले वीडियो में काफी सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि हमें फोन से प्रोग्राम करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको कंप्यूटर से प्रोग्राम करना सिखाऊंगा और साथ में ही इसकी प्रोग्रामिंग में जो भी एरर्स आते हैं जो कि मैं पिछले वीडियो में कवर नहीं कर पाया था वो इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो दोस्तों पिछले प्रोग्रामिंग वीडियो की तरह इस प्रोग्रामिंग वीडियो में भी मैंने इस ड्रोन को प्रोग्राम करने के लिए जो भी स्टेप्स हमें लेने हैं उनकी मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बना दी है। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें हर एक स्टेप्स को फॉलो करना है और इस ड्रोन को प्रोग्राम करना है। और दोस्तों अगर आपको हिंदी भाषा अच्छे से समझ में नहीं आती है, अगर आप साउथ से या फिर इंडिया के किसी और स्टेट से हैं, आपको हिंदी समझने या फिर बोलने में प्रॉब्लम है, तो देखिए यूट्यूब पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए एक ऑडियो ट्रैक का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो ऑडियो ट्रैक के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी मिल जाएगा, तो अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली डब हो जाएगा और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो डबिंग है ये काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है तो यहाँ से आप इंग्लिश लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों जो पहला स्टेप है इस ड्रोन को प्रोग्राम करने का वो है कैलिब्रेट ऑल ESC सेपरेटली विथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इसका मतलब है दोस्तों कि इस ड्रोन को सबसे पहले आपको अपने ट्रांसमीटर और रिसीवर से कैलिब्रेट करना है। मतलब जो ट्रांसमीटर और रिसीवर आप इस ड्रोन में यूज करने वाले हैं, जिसे आप कनेक्ट करने वाले हैं, चाहे वो होममेड ट्रांसमीटर रिसीवर हो या फिर आपका रेडीमेड हो, आपने बाई किया हो फ्लाई स्काई का या फिर अदर किसी भी कंपनी का, उस ट्रांसमीटर और रिसीवर से आपको ड्रोन के हर एक ESC को सेपरेटली यानी एक एक करके कैलिब्रेट कर लेना है। ये सबसे पहला स्टेप है। और इसे कैलिब्रेट करते कैसे हैं ये मैंने पिछले प्रोग्रामिंग वीडियो में दिखाया है। ये प्रोसेस दोस्तों थोड़ा सा लंबा है, तो उस वीडियो में कैसे आपको ESC को कैलिब्रेट करना है सही तरीके से ये मैंने बताया है। तो आप चाहो तो वो वीडियो एक बार जरूर से देख लो। ओके, तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि ESC को किस तरह से हमें सेपरेटली कैलिब्रेट करना है। अगर मैंने इसी वीडियो में बता दिया तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा ये वीडियो, क्योंकि अभी आगे और भी टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है वो आप उस वीडियो से देख लीजिएगा प्लीज। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है चेक ऑल द कनेक्शंस अगेन। जब आप ESC को कैलिब्रेट कर रहे होंगे तो जाहिर है कि आप कनेक्शन को थोड़ा सा इधर उधर अरेंज करेंगे। आपको कनेक्शन थोड़ा सा खोलना पड़ेगा आर्डिनो वगैरह से और उसको फिर से कनेक्ट करना होगा। इसलिए आपको हर एक कनेक्शन को, जायरो का कनेक्शन, ESC का कनेक्शन, रिसीवर और आर्डिनो का कनेक्शन जो है उसे प्रॉपर एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेना है। और मल्टीमीटर दोस्तों 150 वाला जो पीला पीला सा रहता है ये मल्टीमीटर आपको जरूर से खरीद लेना है। अगर आप 5000 या फिर 10,000 ड्रोन पे लगा रहे हो तो ये जो मल्टीमीटर है वो 150 का मिलता है। इसे आपको लेकर जरूर से रखना है, ये काफी ज्यादा आपके काम में आएगा। तो अब चलते हैं हम अगले स्टेप पर। जो तीसरा स्टेप है वो है डाउनलोड द आर्डिनो IDE ऐप एंड द YMFCAL फ्लाइट कंट्रोलर कोड। इस स्टेप में हम आर्डिनो IDE और YMFC फ्लाइट कंट्रोलर कोड को डाउनलोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्डिनो IDE एप्लीकेशन को हमें कैसे कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों आर्डिनो IDE को डाउनलोड करने के लिए सिंपली हमें आ जाना है क्रोम पर और सर्च बार में आपको टाइप करना है आर्डिनो IDE।
और इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए ये आपका जो भी सिस्टम हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा तो विंडोज़ है, तो विंडोज़ को मैं सिलेक्ट करके और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए ये जो आर्डिनो आईडी है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जब तक ये डाउनलोड हो रहा है दोस्तों, तब तक मैं आपको एक और काम की बात बता देता हूँ। देखिए ये है इस YMFC ड्रोन का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। इसी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपको इस ड्रोन को बिल्ड करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको 1000 kV से ऊपर का मोटर इस्तेमाल नहीं करना है, अदरवाइज उस हिसाब से आपको इस ड्रोन को ट्यून करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 10 इंच का प्रोपेलर इस्तेमाल करते हैं 8 इंच की जगह, तो इस केस में भी आपको अपने ड्रोन का जो PID वैल्यू है उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। हालांकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे एडजस्ट करते हैं, लेकिन ये जो 1000 kV का मोटर है, जो 8 इंच का प्रोपेलर है, इन दोनों के साथ ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फ्लाई करता है। तो 1000 kV से ऊपर का मोटर इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो YMFC प्रोग्रामिंग कोड है, फ्लाइट कंट्रोलर कोड है, ये बहुत ही बेसिक सा कोड है दोस्तों। ये बहुत ही एडवांस कोड नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये बेसिकली ड्रोन को ऑटो लेवल करने के लिए है। इससे आप ड्रोन को आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मतलब नॉर्मल फ्लाई कराने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो इससे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कर लेना। ये एक कॉलेज प्रोजेक्ट वगैरह के लिए या फिर नॉर्मल एक्सपेरिमेंट करने के लिए सही है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा खुरापाती हुए तो इस कोड में मॉडिफिकेशन करके आप इससे काफ़ी कुछ बना सकते हो, काफ़ी कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नॉर्मली एक ड्रोन बनाना है किसी पर्पस के लिए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए बिल्कुल ही सही है। तो ये जो पार्ट्स यहाँ पर मैंने लिस्ट किए हैं, ये इसमें लगने वाले कुछ मेन पार्ट्स हैं। और इस ड्रोन में दोस्तों जितने भी कंपोनेंट मैंने यूज़ किए हैं, उन सभी का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई करते हैं तो उससे 2-4 रुपए का कमीशन भाई मुझको मिलता है, जिसका इस्तेमाल मैं अपने अगले आने वाले प्रोजेक्ट में करता हूँ। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहेगा आपकी तरफ से मेरे लिए। तो चलिए आप अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो आर्डिनो आईडी है वो डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद हमें जाना है फाइल मैनेजर में और यहाँ पर आपको डाउनलोड फोल्डर खोजना है। तो यहाँ पर देखिए आर्डिनो आईडी आपको दिख जाएगा। तो इसमें सिंपली डबल क्लिक करना है आपको और इसे हमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आई एग्री करके यहाँ पर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट बेसिकली इस पर क्लिक करते जाना है। तो ये जो है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है इंस्टॉल हो चुका है, तो इसे मैं अनटिक करके और फिनिश कर देता हूँ। और अब हम इस ड्रोन का जो प्रोग्रामिंग कोड है YMFC AL उसे डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली यूट्यूब पर जाना है, हमारे चैनल पर द DC माइंड्स, और इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको इस ड्रोन का जो कोड है और जो स्कीमेटिक वगैरह है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर डाउनलोड कोड एंड स्कीमेटिक पर आपको इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो आप एक वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो वेबसाइट है वो अनसेफ बता रहा है, तो यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वेबसाइट जो है वो सेफ़ है। तो इस पर आपको कंटिन्यू टू साइट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये जो वेबसाइट है ये खुल जाएगा। तो फाइनली आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और ये जो वेबसाइट है दोस्तों वो ज़ू ब्रोकिंग सर का है, जिन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है उसे क्रिएट किया है। उसका कोडिंग और उसकी जो हार्डवेयर है वो सब इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ओके, तो इसको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा आएगा YMCAL.zip। यहाँ पर लिखा होगा वर्जन 1.4 अप्रैल 30,2017। तो इसी पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और ये जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक वार्निंग दे रहा है कि ये जो फाइल है ये इनसिक्योर डाउनलोड ब्लॉक्ड। तो क्रोम इसे जो है वो ब्लॉक कर दिया है, ये इसे हार्मफुल बता रहा होगा शायद। तो इसको आपको सिंपली कीप कर लेना है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो ये जो है ये सॉफ्टवेयर सेफ़ है दोस्तों, बिल्कुल ही ये टेस्टेड है। इसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा, काफ़ी छोटा साइज़ है इसका। इसके बाद सिंपली हमें फ़ाइल मैनेजर पर आना है और ये देखिए ये YMFC AL का जो प्रोग्रामिंग कोड है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो इसे सिंपली आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस फ़ोल्डर के अंदर देखिए आपको आर्डिनो के 3 स्केचेस मिलेंगे। सबसे पहले हम YMFC सेटअप को अपलोड करेंगे, इसके बाद हम ESC को कैलिब्रेट करेंगे, इसके बाद हम फाइनल फ्लाइट कंट्रोलर कोड को अपलोड करेंगे। इन सब के साथ देखिए इस फ्लाइट कंट्रोलर का जो स्कीमेटिक है, इस प्रोजेक्ट का जो स्कीमेटिक है वो आपको मिल जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमें किस कंपोनेंट को किसके साथ
कनेक्ट करना है। यहाँ पे आप मोटर देख सकते हैं, ESC का जो कनेक्शन है वो आप देख सकते हैं कहाँ-कहाँ पर आर्डिनो में कनेक्ट है। अगर आपको मेरा जो सर्किट डायग्राम है मैंने जो बनाया था उससे समझ में नहीं आ रहा, तो इससे आप और भी ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। ओके, ये रिसीवर का कनेक्शन आप देख सकते हैं, MPU 6050 का कनेक्शन आप यहाँ समझ सकते हैं। बैटरी किस तरह से कनेक्ट है, रेजिस्टेंस वगैरह, ये डायोड वगैरह जो मैंने लगाया है, ये आपको लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, इसके बिना भी ये अच्छे से काम करता है, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया। ओके, तो ये सब आप देख लेना, इसमें आप टाइम देना थोड़ा-सा इसको समझने में, आराम से आप समझना, आराम से देखना, इसको एनालाइज़ करना। ओके, तो चलिए मैं इसे भी बंद करता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों चलिए हम इस सेटअप फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आर्डिनो का स्केच है। अब अगर मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्टली आर्डिनो आईडी है उसमें खुल जाएगा, लेकिन ऐसा ना करके हम इसको क्या करेंगे, अ, इन तीनों फ़ोल्डर को कुछ इस तरह से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर दोस्तों जो डॉक्यूमेंट है हम इसमें जाएँगे, यहाँ पर आर्डिनो में जाएँगे, स्केचबुक में जाएँगे और यहाँ पर हम इन तीनों स्केचेस को देखिए पेस्ट कर देंगे। अब होगा क्या कि हम देखिए जब आर्डिनो आईडी में जाएँगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये जो स्केचबुक वाला यहाँ पर लोगो दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए वो तीनों जो स्केचेस हैं आपको शो करेगा। तो आप तीनों स्केचेस को यहीं से चेंज कर सकते हो, आपको बार-बार अपने फाइल मैनेजर पर जाकर इनको खोलना नहीं पड़ेगा। ओके, तो ऐसे में काफ़ी ईज़ी रहता है। तो चलिए अब हम इसे बंद करते हैं और चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। जो चौथा स्टेप है वो है दोस्तों इंस्टॉलिंग CH340G ड्राइवर ऑन द कंप्यूटर। मतलब अब हमें कंप्यूटर में CH340G ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। तो आप में से जिन भी लोगों को पता है कि ये CH340G ड्राइवर क्या होता है, इसे कैसे इंस्टॉल करना है, वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो अभी आगे देखिए। तो चलिए फटाफट से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एक्चुअली में है क्या। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे आर्डिनो नैनो का ऊपरी हिस्सा, ये है इसका निचला हिस्सा। तो देखिए ऊपरी हिस्से में यहाँ पर आर्डिनो का मेन माइक्रो कंट्रोलर लगा है और नीचे की तरफ ये एक CH340G नाम का एक चिप लगा है। ये बेसिकली दोस्तों USB टू सीरियल कन्वर्टर होता है जो कि हमारे आर्डिनो नैनो को सीधे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करता है। मतलब अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा कंप्यूटर कभी भी आर्डिनो नैनो से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा और इसमें कोड भी हम अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप आर्डिनो नैनो में कोड अपलोड कर रहे हैं और आपको बार बार एरर आ रहा है तो आपके कंप्यूटर में CH340G का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा। ओके, तो इसके बिना, इसके ड्राइवर के बिना हम कभी भी आर्डिनो नैनो में कंप्यूटर से कोड अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें CH340G का ड्राइवर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों सबसे जो सिंपल तरीका है वो ये है कि आपको अपने कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर पर जाना है और यहाँ पर देखिए इसके बाद आपको अपने आर्डिनो नैनो को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर अदर डिवाइसेस में यहाँ पर आपको USB 2.0 SCR लिखकर आएगा। तो आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन को ऑन रखना है और आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली ड्राइवर डेटाबेस से जो CH340G का ड्राइवर है उसे सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। ये ऑटोमेटिकली होगा, आप चाहें तो अपडेट ड्राइवर करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे रहने देता हूँ, आपको थोड़ी देर तक वेट करना है, ये सर्च करता है और इसे इंस्टॉल कर देता है। ओके, अगर ये नहीं कर पा रहा है तो आपको दोबारा से अपने आर्डिनो नैनो को कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करके और कनेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी जब मैंने डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया तो ये USB सीरियल CH340G कंपोर्ट 3 दिखा रहा है, यानी कि हमारा जो CH340G का ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो चुका है। ओके, अगर ये इंस्टॉल नहीं होता है इस तरह से तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है CH340G ड्राइवर। यहाँ पर आपको सबसे पहला जो वेबसाइट ये है गोगोट्रॉनिक्स नाम का, इसके अंदर चला जाना है। यहाँ पर डाउनलोड द विंडोज़ CH340G ड्राइवर करके आएगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ये बहुत ही छोटे साइज़ का होता है, बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हमें जाना है फाइल मैनेजर में, यहाँ पर हम जाएंगे डाउनलोड्स में और इस ड्राइवर का जो ज़िप फाइल है उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें इसके अंदर जाना है और इसे रन कर देना है, यहाँ पर हम यस कर देंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पर देखिए इंस्टॉल लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे जो CH340G का ड्राइवर है ये बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने इसे इंस्टॉल करने के आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले स्टेप में। तो दोस्तों जो पांचवा स्टेप है वो है फैक्ट्री रीसेट द रेडियो कंट्रोलर। मतलब हमें अपने ट्रांसमीटर को यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट करना है। तो चलिए ये वाला स्टेप देख लेते हैं। तो अगर आप इस होममेड ट्रांसमीटर का यूज कर रहे हैं तो इसमें तो ट्रिम्स वगैरह होते भी नहीं है, लेकिन इसका जो चैनल है उसे हम रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आपने कोड को एडिट करके इसका चैनल रिवर्स किया है तो इसको वापस
से डिफ़ॉल्ट जैसा ये नॉर्मल होता है वैसा ही इसको कर लें। इसको आपको रीसेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये रीसेट होता भी नहीं है, ओके। और अगर आपके पास ये फ्लाई स्काई का ट्रांसमीटर है तो इसको आपको फैक्ट्री रीसेट कर लेना है। तो इसे फैक्ट्री रीसेट करने के लिए आपको ट्रांसमीटर चालू करना है और ओके का बटन प्रेस करके रखना है। इसके बाद आपको सिस्टम के अंदर चले जाना है और सबसे नीचे आपको जाना है फैक्ट्री रीसेट के सेटिंग पर, इस पर आपको ओके करना है। यहाँ पर आपको एक बार फिर से ओके करना है और फिर से यहाँ पर देखिए ये जो यस और नो पर ये एरो आ रहा है तो इसे हमें यस पर करना है और ओके का बटन प्रेस कर देना है एक बार, ओके। तो हमारा जो ट्रांसमीटर है वो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा और अब हमारा जो ट्रांसमीटर है वो रेडियो कैलिब्रेशन के लिए तैयार है, ओके। तो जब भी आप अपने ट्रांसमीटर को नए प्रोजेक्ट में यूज़ करें तो आप उसके सभी सेटिंग्स को एक बार रीसेट कर लें। जो छठवां स्टेप है दोस्तों वो है क्लियर ऑल EEPROM डेटा फ्रॉम द आर्डुइनो बोर्ड। मतलब हमें आर्डुइनो नैनो से सभी EEPROM डेटा को क्लियर करना है। अगर आपने अपने आर्डुइनो नैनो का इस्तेमाल करके पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें आपने EEPROM फंक्शन का इस्तेमाल किया है, जिसका इस्तेमाल करके हम डेटा को परमानेंटली आर्डुइनो बोर्ड पर सेव करते हैं, तो उस डेटा को हमें क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आप उस डेटा को क्लियर नहीं करेंगे तो YMFC सेटअप के प्रोसेस में हमें एरर्स आ सकते। तो ये वाला स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे दोस्तों इंपॉर्टेंट इसमें सभी स्टेप्स हैं, इनमें से किसी भी एक स्टेप को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको बीच में एक भी एरर नहीं चाहिए तो इन सभी स्टेप्स को आपको एक के बाद एक फॉलो करने हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि EEPROM को कैसे क्लियर किया जाता है। तो इसके लिए हम जाएंगे आर्डुइनो IDE में। इसके बाद दोस्तों हमें आर्डुइनो नैनो को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है और यहाँ पर देखिए टूल्स में हमें जाना है। यहाँ पर बोर्ड में हमें आर्डुइनो नैनो सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं आर्डुइनो नैनो सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद कंपोर्ट में देखिए जिस भी कंपोर्ट में आपने कनेक्ट किया है उस कंपोर्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा आपका बोर्ड और कौन सा कंपोर्ट है, ओके। तो इसके बाद आपको जाना है फाइल में। फाइल में जाने के बाद आपको एग्जाम्पल में जाना है और यहाँ पर देखिए EEPROM है। इसके बाद यहाँ पर EEPROM क्लियर है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो EEPROM क्लियर करने का देखिए जो कोड है वो आपके सामने खुल जाएगा। तो इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको ठीक से दिखेगा ये। तो देखिए ये जो है EEPROM क्लियर करने का कोड है। आप अगर फ़ोन से भी इसे प्रोग्राम कर रहे हैं तब भी आपको EEPROM क्लियर करना पड़ेगा और ये कोड आप फ़ोन से भी अपलोड कर सकते हैं, ओके। सिंपली इसे हमें कंपाइल कर लेना है। देखिए यहाँ पर डन कंपाइलिंग बताएगा कंपाइल होने के बाद। इसके बाद आपको इसे आर्डुइनो नैनो में अपलोड कर देना है। तो इसे अपलोड करने के कुछ सेकंड बाद पिन नंबर 13 की जो LED है वो जल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो EEPROM है वो क्लियर हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अपलोडिंग है ये अपलोड डन यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ अभी कहाँ पर है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों जो आर्डुइनो नैनो हम इस्तेमाल में लाते हैं वो बेसिकली क्लोन होते हैं। तो उनके कुछ लेटेस्ट वर्जन भी होते हैं, कुछ ओल्ड वर्जन भी होते हैं। तो इसका एक ओल्ड बूट लोडर वाला वर्जन भी होता है। तो यहाँ अगर 8 मेगा 328p में यहाँ पर देखिए प्रोसेसर में आपको जाना है। अगर 8 मेगा 328 में कोड अपलोड नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली 8 मेगा 328p ओल्ड बूट लोडर पर आपको इसको सिलेक्ट कर देना है। और अभी मैं इसे फिर से कंपाइल करूँगा और यहाँ पर डन कंपाइलिंग बता रहा है। इसके बाद हमें इसे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये डन अपलोडिंग आ चुका है, यानी कि कोड अपलोड हो चुका है। इसके कुछ सेकंड बाद ही पिन नंबर 13 की जो LED है वो जल जाएगी। इसका मतलब हमारा जो EEPROM है पूरा का पूरा जो EEPROM डेटा है वो क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों जो सातवां स्टेप है वो है मेन प्रोग्रामिंग का। मतलब अब हम आर्डुइनो में उन तीनों स्केचेस को अपलोड करेंगे और इस ड्रोन को प्रोग्राम करेंगे। तो जो पहला स्टेप होगा उसमें हम YMFC सेटअप कोड को आर्डुइनो में इंस्टॉल करेंगे और जो भी स्टेप्स आपको वीडियो में दिखाए जाएं वो आपको करना है। दूसरे स्टेप में हम करेंगे कि हमें ड्रोन में ESC कैलिब्रेशन का कोड अपलोड करना होगा और हमें अपने ESC को कैलिब्रेट करना होगा। तीसरे स्टेप में हमें फाइनल जो फ्लाइट कंट्रोलर का कोड है YMFC फ्लाइट कंट्रोलर कोड उसे हमें अपलोड कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इन तीनों कोड्स को किस तरह से अपलोड करना है और अपने ड्रोन को किस तरह से प्रोग्राम करना है और जो भी इसमें एरर्स वगैरह आने के चांसेस होंगे वो भी मैं आपको बताता चलूंगा बीच बीच में। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग केबल के थ्रू अपने ड्रोन को यानी कि आर्डुइनो नैनो को PC से कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद हमें चले जाना है आर्डुइनो IDE सॉफ्टवेयर में। यहाँ पर देखिए जो स्केच वाला फोल्डर है इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस पर हमें वो तीनों स्केचेस दिखाई देंगे। तो सबसे पहला जो स्केच है YMFCAL सेटअप कोड, तो इसे सबसे पहले हम आर्डुइनो में अपलोड करेंगे। तो इस पर हमें डबल क्लिक करना है और इसे ओपन करना है। तो देखिए इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ओके।
तो देखिए ये है वो आर्डिनो सेटअप का कोड। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि टूल पर जाना है और यहाँ पर हमें बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आर्डिनो नैनो बोर्ड सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद फिर से हमें टूल पर जाना है और यहाँ पर हमें कॉम पोर्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी कॉम पोर्ट में आपने कनेक्ट किया हुआ है वो कॉम पोर्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर से हमें टूल पर ही जाना है और यहाँ पर आपको प्रोसेसर चूज़ करना है, जो मैंने आपको ईप्रोम क्लियर करते वक्त बताया था कि अगर आपका 8 मेगा 328p में अपलोड नहीं हो रहा है तो आपको ओल्ड बूट लोडर में ट्राई करना है। अगर इसमें नहीं हो रहा है तो 8 मेगा 328 में तो हो ही जाएगा। ओके, और ये जो 8 मेगा 168 है, ये काफ़ी पुराना वाला बोर्ड है, तो अभी ये आता भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। इन ये दो ही बोर्ड्स में आपका जो कोड है वो अपलोड हो जाना चाहिए। ओके, तो अभी मैंने 8 मेगा 328 लगाया हुआ है ड्रोन में। पहले आपको समझाने के लिए 8 मेगा 328p ओल्ड बूट लोडर को मैंने लगाया था, अभी जो है 8 मेगा 328 लगाया, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, इसके बाद हमें सिंपली कोड को कंपाइल कर देना है और कंपाइल होने पर यहाँ पर देखिए डन कंपाइलिंग लिखा हुआ आएगा। इसके बाद सिंपली मैं थोड़ा ये आउटपुट का जो विंडो है इसे ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम सीरियल मॉनिटर को ऑन करेंगे और सिंपली हम इस कोड को अपलोड कर देंगे आर्डिनो नैनो में। तो देखिए अपलोड होने के बाद यहाँ पर डन अपलोडिंग शो होगा। तो देखिए डन अपलोडिंग हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें सीरियल मॉनिटर को ऑन करने से पहले अपना जो ट्रांसमीटर है उसे ऑन कर देना है। देखिए तो मैंने इसे ऑन कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हम सीरियल मॉनिटर को ऑन करेंगे और देखिए बॉर्डर रेट आपको यहाँ पर 57,600 रखना है। तो यहाँ पर देखिए सीरियल मॉनिटर में ये कुछ मैसेजेस आपको शो करेगा और आपको बेसिकली इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें अपने ट्रांसमीटर के सभी स्टिक्स को, सभी जॉयस्टिक के स्टिक को सेंटर पोजीशन पर लाकर रख देना है कुछ इस तरह से। इसके बाद हमें थ्रॉटल को फुल करना है और वापस से सेंटर पर लाना है। इसके बाद हमें रोल स्टिक को राइट साइड में लेकर जाना है। इसके बाद हमें पिच स्टिक को नीचे की तरफ लाना है और वापस से सेंटर पर ले जाना है कुछ इस तरह से। इसके बाद हमें यॉ स्टिक को राइट साइड में लेकर जाना है और वापस सेंटर पर लाना है। इसके बाद हमें सभी स्टिक्स को साइमल्टेनियसली कुछ इस तरह से मूव करना है। और इसके बाद हमें दोनों स्टिक को सेंटर पर लेकर आना है कुछ इस तरह से। इसके बाद हमें पिच स्टिक को वापस से नीचे करके वापस से सेंटर ले जाना है। इसके बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिक जायरो कैलिब्रेशन को ऑन कर देगा, तो इस वक्त आपको ड्रोन को हिलाना बिल्कुल भी नहीं है और आपको इसे एक फ्लैट सरफेस पर रखकर ही जायरो कैलिब्रेशन करना है। इसके बाद हमें ड्रोन के लेफ्ट साइड को 45 डिग्री तक ऊपर उठाना है कुछ इस तरह से और फिर हमें पिच स्टिक को डाउन करके सेंटर पर ले जाना है। इसके बाद हमें ड्रोन के फ्रंट साइड को 45 डिग्री ऊपर उठाना है कुछ इस तरह से और वापस से पिच स्टिक को डाउन करके सेंटर पर ले जाना है। इसके बाद हमें ड्रोन को राइट साइड की तरफ टर्न करना है कुछ इस तरह से 45 डिग्री पर और फिर से हमें पिच स्टिक को डाउन करना है कुछ इस तरह से। इसके बाद आपने जो एलईडी लगाया है फ्लाइट कंट्रोलर में वो जल जाएगा, मतलब वो ऑन हो जाएगा। इसके बाद हमें पिच स्टिक को फिर से डाउन करना है और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो ईप्रोम है यानी कि जायरो कैलिब्रेशन का डेटा और रेडियो कैलिब्रेशन का जो डेटा है उसे आर्डिनो नैनो में ईप्रोम के फंक्शन में सेव कर देगा, जो कि आगे फ्लाइट कंट्रोलर में काम आएगा। तो दोस्तों जब आपका ये जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली, तब देखिए यहाँ पर लिख कर आएगा सेटअप इज़ फिनिश्ड, यू कैन नाउ कैलिब्रेट द एएससी एंड अपलोड द वाईएमसीएल कोड। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेटअप है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों इस सेटअप के दौरान आपको जो जो भी एरर्स आएंगे, जो भी दिक्कतें होंगी, उन्हें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और उनका सलूशन भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो दोस्तों इस स्टेप में आपको दो तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भी ये मैसेजेस शो कर रहे हैं, तो पहला ये प्रॉब्लम है कि जो भी ये मैसेजेस शो करेगा तो ये जो मैसेजेस है वो आपके बिना कुछ रिस्पॉन्स करे ऑटोमेटिकली नीचे तक चला जाएगा। मतलब जैसे आमतौर पे होता क्या है कि पहले आप
फर्स्ट स्टेप करेंगे, थ्रॉटल स्टिक को पूरा ऊपर लेके जाएंगे, इसके बाद सेंटर में लाएंगे, इसके बाद रोल स्टिक को आप लेफ्ट में लेके जाएंगे, तब ये प्रोसेस धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। तो आपके बिना कुछ किए ही अगर ये आगे को बढ़ रहा है या फिर ये जो सीरियल मॉनिटर का स्क्रीन है ये फ्रीज हो गया है, तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों कि आपका जो ट्रांसमीटर है, आप जो भी ट्रांसमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपका होममेड ट्रांसमीटर है तब आपको ये स्टेप नहीं करना है और ये प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी होममेड ट्रांसमीटर में। लेकिन देखिए, अगर आपका इस तरह का ट्रांसमीटर है, 4 चैनल का रेडीमेड ट्रांसमीटर है, तो इसे आपको फैक्ट्री रीसेट कर देना है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अपने ट्रांसमीटर को ये सेटअप शुरू करने से पहले ही आपको अपना ट्रांसमीटर फैक्ट्री रीसेट कर लेना है। इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो ऑटोमेटिकली ये मैसेजेस है ये अपने आप ही नीचे तक पूरा चला जाता है आपके बिना कुछ रिस्पॉन्स किए ही। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है आपका इससे सॉल्व हो जाएगा, मैंने जैसे पहले भी बताया था। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है दोस्तों कि आपका देखिए यहाँ पे जो जायरो है यहाँ पे तो फाउंड कर लिया है, क्योंकि मैंने अभी काम किया है, इस प्रॉब्लम को फिक्स किया है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि आपका जो जायरो है वो फाउंड ही नहीं कर पाएगा, ये सॉफ्टवेयर आपका जायरो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये इसलिए होता है कि देखिए यहाँ पास मेरे पास अभी 2 जाइरो मॉड्यूल रखे हुए हैं, इनमें से एक ओरिजिनल है और एक क्लोन है। ओके, तो जो ओरिजिनल MPU 6050 जाइरो होगा उसे ये आसानी से डिटेक्ट कर लेगा, और अगर आपका जाइरो क्लोन होगा तो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा क्लोन है? तो देखिए, ओरिजिनल में सामने की तरफ या फिर पीछे की तरफ लिखा होगा GY 521, ये ओरिजिनल का पहचान है। और जो क्लोन होगा दोस्तों, ये क्लोन जो है वो अभी आया है, तो क्लोन में देखिए यहाँ पे सामने की तरफ या फिर पीछे की तरफ लिखा होगा HW123E। हालांकि ये जो क्लोन है ये काम बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे ओरिजिनल करता है। ओके, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन इन दोनों का जो चिप है वो दोस्तों डिफरेंट है, और इन दोनों के चिप का जो एड्रेस है वो भी डिफरेंट है। तो इसीलिए जो ओरिजिनल जायरो है उसे ये डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को ओरिजिनल के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है इसलिए। और क्लोन जो है उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि क्लोन का जो एड्रेस है वो दूसरा है। तो दोस्तों, अब इस प्रॉब्लम का 2 सॉल्यूशन है। पहला तो ये है कि आप ओरिजिनल जायरो खरीदिए। ओरिजिनल जायरो का मैंने आपको पहचान बता दिया, आगे फिर पीछे GY 521 लिखा होगा। और दूसरा जो तरीका है, अगर आपने ये क्लोन खरीद लिया है बाय मिस्टेक, तो आपको इसके सोर्स कोड है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कोड को मैंने क्लोन जायरो है उसके हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है, और यहाँ पर देखिए इस जायरो को ये फाउंड कर दिया है। मैंने यहाँ पे देखिए एक मैसेज भी डाल दिया, MPU 6050 क्लोन फाउंड ऑन एड्रेस 0x68। तो अगर आपका जाइरो क्लोन हुआ तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जाइरो क्लोन है। ओके, तो ये जो मॉडिफाइड कोड है, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो मॉडिफाइड कोड है आपको मैं दे दूंगा। आपको सिंपली इंस्टा पे मैसेज कीजिए कि भाई हमको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो मॉडिफाइड कोड है ये वाली देखिए, YMFC सेटअप कोड का मॉडिफाइड कोड। ओके, इस मॉडिफाइड कोड में दोस्तों होगा ये कि आपका ओरिजिनल जायरो है उसे भी डिटेक्ट कर लेगा ये सॉफ्टवेयर, और अगर आपका क्लोन है तो इसे भी डिटेक्ट कर लेगा। तो ये दोस्तों दोनों प्रॉब्लम आ सकती हैं, जिसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए चलते हैं अगले स्टेप पर। तो दोस्तों, जब आपका YMFC सेटअप कंप्लीट हो जाए तब हम अगले स्टेप पर चलेंगे, जो कि है ESC कैलिब्रेशन का। तो हमें ESC कैलिब्रेशन का जो कोड है उसे ओपन करना है। तो डबल क्लिक करके हम इसे ओपन करेंगे और इसे बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इसके बाद दोस्तों, इसे भी हमें करना कुछ नहीं है, बेसिकली इसे हमें कंपाइल करना है। इससे पहले आपको चेक कर लेना है आर्डुइनो का जो कॉम पोर्ट है, आर्डुइनो नैनो, आर्डुइनो का प्रोसेसर, ये सब आपको चेक कर लेना है। तो मेरे केस में ये ऑलरेडी सब चेक ही है, तो मैं थोड़ा सा आउटपुट विंडो बड़ा करता हूँ। इसके बाद हमें सिंपली इसे भी कंपाइल करना है। तो देखिए यहाँ पर डन कंपाइलिंग बताएगा। इसके बाद हमें इसे आर्डुइनो बोर्ड में अपलोड कर देना है। तो अपलोड होने के बाद यहाँ पर डन अपलोडिंग दिखाने लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डन अपलोडिंग दिखा रहा है। इसके बाद दोस्तों, मैं ये जो आउटपुट विंडो है इसे मैं थोड़ा सा फिर से इंक्रीज़ करूँगा, और यहाँ पर हमें सीरियल मॉनिटर को ओपन करना है। बॉड रेट अगेन 57,600 आपको रखना है। और यहाँ पर देखिए जो मैसेज वाला बॉक्स है यहाँ पर आपको टाइप करना है R और इंटर प्रेस करना है। इसके बाद दोस्तों ये क्या करेगा कि आपका जो रोल, पिच, थ्रॉटल और जो यो का वैल्यू है, यानी आपका जो ट्रांसमीटर है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो यहाँ पर ये शो करेगा।
देखिए यहाँ पर जो स्टार्ट है अभी 0 है, तो यहाँ पर मेरा जो ट्रांसमीटर है ये ऑन है। तो ट्रांसमीटर का जो थ्रॉटल स्टिक है उसे मैं पूरा नीचे ले जाके और लेफ़्ट से सेंटर करता हूँ, लेफ़्ट ले जाके मतलब सेंटर लाता हूँ। तो देखिए ये जो स्टार्ट का वैल्यू है ये 2 हो गया है, मतलब हमारा जो ड्रोन है वो ऑन हो रहा है, ऑन पोजीशन पर जा रहा है। यानी कि हमारा जो रेडियो है, ट्रांसमीटर है, वो सही से कैलिब्रेट हुआ है और सही से काम भी कर रहा है। इसके बाद देखिए जो रोल वाला स्टिक है इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो जब आप रोल स्टिक को मूव करेंगे दाएँ-बाएँ, तो देखिए इसके जो वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज हो रही हैं। इसी तरह से जो पिच स्टिक है उसे भी जब मैं ऊपर-नीचे करूँगा तो पिच स्टिक की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है। जो थ्रॉटल की वैल्यू है, जब मैं थ्रॉटल को अप करूँगा तो थ्रॉटल की वैल्यू भी चेंज हो रही है। इसी तरीके से आपको याव को भी चेंज कर लेना है। ये सभी वैल्यूज़ दोस्तों अगर चेंज हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो रेडियो है वो सही तरीके से कैलिब्रेट हुआ है और अब सही से काम कर रहा है। और डिसआर्म करने के लिए आपको इसे थ्रॉटल को पूरा नीचे लाके राइट साइड में लेकर जाना है। तो देखिए जो स्टार्ट की वैल्यू है ये वापस से 0 हो गई है। ओके, तो आगे चल के मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, वीडियो से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, इसके बाद आपको वापस से मैसेज बॉक्स में आना है और यहाँ पर आपको ए टाइप करना है और एंटर कर देना है। इसके बाद ये अगेन जायरो कैलिब्रेशन को ऑन करेगा और जो इसकी रोल, पिच और यो की जो एंगल है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये पिच, रोल और यो की जो वैल्यूज़ है वो दिखा रहा है। तो अभी आपको क्या करना है कि आपके ड्रोन को आपको उठाना है और उसे रोल एक्सिस में यानी कि लेफ़्ट राइट और पिच एक्सिस में यानी कि आगे और पीछे की तरफ देखिए टिल्ट करना है। यो मोशन में भी आप लेफ़्ट राइट घुमा के ड्रोन को देख सकते हैं। तो देखिए ऐसा करने पर पिच, रोल और यो की जो वैल्यूज़ है वो चेंज होती हुई आपको दिखाई देंगी। तो अगर ऐसा हो रहा है यानी कि आपका जो हमारा जो MPU 6050 हमने लगाया है वो सही तरीके से कैलिब्रेट हो चुका है और सही से वो काम कर रहा है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपको ESC कैलिब्रेशन के इसी कोड में देखने को मिल जाएंगी। अभी इसी कोड में हमको ESC कैलिब्रेशन भी करना है। ओके, तो ये कोड आपको एक ही बार अपलोड करना है। इसके बाद हमें ये सब चीज़ें चेक करने के बाद हमें सीरियल मॉनिटर को ऑफ कर देना है और हमें अपने ड्रोन को यानी कि आर्डुइनो नैनो को कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करना है, यानी प्रोग्रामिंग केवल आपको हटा देना है। और चलिए अब मैं आपको ESC कैलिब्रेशन का जो प्रोसेस है वो बताता हूँ। तो दोस्तों ESC को कैलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ट्रांसमीटर ऑन करना है और थ्रॉटल को फुल कर देना है। इसके बाद हमें ड्रोन में बैटरी को कनेक्ट करना है और 2 बीप आने के बाद हमें थ्रॉटल को डाउन कर देना है। इसके बाद जब ये 3 बीप आ जाएं मोटर से तब आप समझ जाइए कि जो हमारा ESC है वो सही से कैलिब्रेट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको जो थ्रॉटल है उसको हल्का सा ऊपर करना है यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है कि चारों मोटर एक साथ रोटेट करें। जैसे ही आप थ्रॉटल थोड़ा सा ऊपर करें तो चारों मोटर जो हैं वो एक साथ रोटेट करने चाहिए। अगर ये एक साथ रोटेट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि ESC कैलिब्रेशन में दिक्कत है। इसके लिए आपको जो पहला स्टेप मैंने बताया था हर एक ESC को सेपरेटली कैलिब्रेट करने का, अगर आप उस स्टेप को मिस करेंगे तब ये प्रॉब्लम आपको आएगी। तो पहला स्टेप को आपको फॉलो करना है, इसके बाद ही ये जो दूसरा ESC कैलिब्रेशन है ये सही से होगा। और देखिए यहाँ पर मैं इस ड्रोन में इस येलो ESC का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको रेड ESC को इस्तेमाल नहीं करना है। एक सीमोंग का रेड ESC आता है उसे आपको इस ड्रोन में यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो कैलिब्रेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। ESC सक्सेसफुली कैलिब्रेट हो जाने के बाद आपको ड्रोन से बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है और फिर से आपको प्रोग्रामिंग केबल के थ्रू आर्डुइनो नैनो को ड्रोन से कनेक्ट कर देना है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ESC कैलिब्रेशन का प्रोसेस है वो अब कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपने ESC कैलिब्रेट सक्सेसफुली कर लिया है, आपके चारों मोटर एक ही टाइम पर ऑन हो रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बधाई हो, आपने लगभग 80 से 85% काम पूरा कर लिया है ड्रोन को प्रोग्राम करने का। और अगर फ्रेंड्स आपके ESC कैलिब्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर चारों मोटर्स एक साथ रोटेट नहीं कर रहे हैं, आगे पीछे रोटेट कर रहे हैं या फिर ESC कैलिब्रेट सही से नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ को दोस्तों मैंने अपने पिछले प्रोग्रामिंग वीडियो में बहुत ही अच्छे से
एक्सप्लेन किया है, आप प्लीज़ वो वाला पार्ट ज़रूर से देखिए, क्योंकि अगर मैं वो सब इस वीडियो में इंक्लूड कर दूँ तो ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस पर। तो अगला प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें करना क्या है कि ये जो फ्लाइट कंट्रोलर फाइनल जो YFCL फ्लाइट कंट्रोलर का कोड है, इसे हमें ओपन करना है। ओके, तो इसे ओपन करते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको चलिए। और अब हम वापस से अपने जो आर्डुइनो है यानी कि आर्डुइनो नैनो को अपने पीसी से कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। और अगेन आपको टूल में जाके ये सब कुछ चेक कर लेना है, आर्डुइनो नैनो कॉम पोर्ट, प्रोसेसर वगैरह सब कुछ चेक कर लेना है। इसके बाद हमें सिंपली कंपाइल कर देना है इसे। कंपाइल होने के बाद यहाँ पर डन कंपाइलिंग बताएगा। इसके बाद सिंपली आपको कोड को अपलोड कर देना है। तो ड्रोन प्रोग्रामिंग का काम यहाँ पर हमारा होता है समाप्त। अब हम चलेंगे ड्रोन को टेस्टिंग और पीआईडी ट्यूनिंग की तरफ। तो दोस्तों जो 8वां स्टेप है वो है ड्रोन फ्लाइट टेस्ट, यानी कि अभी हम इस स्टेप में ड्रोन को फ्लाई करा कर देखेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारा जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। दोस्तों ये स्टेप जितना आसान आपको लगता है उतना आसान ये है नहीं, क्योंकि एक ड्रोन बनाने के बाद सबसे पहला काम होता है उसका फ्लाइट टेस्ट। अगर आपने गलत तरह से इसका टेस्टिंग किया तो आपके जो पार्ट्स हैं, प्रोपेलर्स हैं, वो टूट भी सकते हैं। तो इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने ड्रोन को किस तरह से फ्लाई कराना है, मतलब कैसे उसकी टेस्टिंग करनी है जिससे आपका जो प्रोपेलर वगैरह है वो ना टूटे, आपका ड्रोन सेफ रहे और ज़्यादा ऊपर जाके कहीं खो जाने से या फिर टूटने से बच जाए। तो दोस्तों फाइनली अब हमें ड्रोन में प्रोपेलर को लगा देना है और इसकी टेस्टिंग के लिए देखिए इस तरह का जो फोम वाला एक गद्दा होता है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो जो थर्माकोल होता है वाइट वाला, वो उसको भी आप इसके नीचे रख सकते हैं, ताकि अगर ड्रोन तेज़ी से नीचे गिरे तो इसमें कोई डैमेज वगैरह ना हो। ओके, तो चलिए इसको ऑन करते हैं। तो इसे ऑन करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको ट्रांसमीटर को ऑन करना है। इसके बाद ड्रोन में हमें बैटरी को कनेक्ट करना है। दोस्तों बैटरी कनेक्ट करने के बाद आपको 10 सेकंड तक वेट करना है। 10 सेकंड तक इसका जो जायरो है वो कैलिब्रेट होता है। तो देखिए अभी एलईडी जो है बंद हो चुकी है, तो जायरो कैलिब्रेट हो चुका है। इसके बाद आपको ड्रोन को सीधे फ्लाई नहीं करना है, इसे आर्म नहीं करना है, इसको आपको कुछ इस तरह से उठाना है हाथों से, और देखिए हाथों से होल्ड करके और इसे आर्म करेंगे हम। और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसका जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो सही से रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। ओके, तो देखिए देखिए दोस्तों मैंने इसे अभी आर्म किया और जो सभी मोटर्स हैं वो सेम आरपीएम पर घूम रहे हैं, जो कि नॉर्मल नहीं है। ओके, जो ड्रोन है उसके सभी मोटर सेम आरपीएम पर नहीं घूमने चाहिए। जैसे आप एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है, और जो भी गड़बड़ है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस तरह से आपको टेस्ट करना है पहले कि आपका जो फ़्लाइट कंट्रोलर है वो सही से रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। तो अभी हमारे केस में जो फ़्लाइट कंट्रोलर है वो सही से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। जब आप इसको लेफ़्ट राइट आगे पीछे इस तरह से टिल्ट करेंगे तो ड्रोन खुद को बैलेंस करना चाहिए। इसके जो मोटर्स हैं वो अलग-अलग आरपीएम पर, डिफरेंट आरपीएम पर रोटेट करने चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है। और अगर आपका ड्रोन भी इसी तरह से है तो आपको फ्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी जो स्टेप मैं बताने वाला हूँ वो आपको पहले करना है, इसके बाद आपको ड्रोन को फ्लाई कराने का ट्राई करना है। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए आपको वापस से ड्रोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए आपको आना है YFCAL फ्लाइट कंट्रोलर में ही, जो हमने लास्ट में अपलोड किया था। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको स्क्रॉल करना है और थोड़ा-सा नीचे जाना है। यहाँ पर देखिए 73वें लाइन पर यहाँ पर दिया है वॉइड सेटअप। तो इस फंक्शन के ठीक नीचे हम एक डिले ऐड करेंगे। तो चलिए हम एक डिले ऐड करते हैं इसके नीचे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक डिले ऐड किया है, डिले 500। ये लगभग आधे सेकंड का डिले है। ये डिले बेसिकली एमपीयू सेंसर को स्टेबलाइज करने का टाइम दिया है हमने। तो इसमें ये होता है कि सेंसर जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमारा जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो सही से रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने डिले दे दिया है। तो इस आधे सेकंड के टाइम में हमारा जो सेंसर है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, हमारा जो ड्रोन है वो सही से रिस्पॉन्स करेगा। जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी वो अब नहीं आएगी। तो चलिए फिर से एक बार टेस्ट करते हैं इस कोड को अपलोड करके। तो यहाँ पर मैं इसे
कंपाइल करता हूँ और चलिए इसे हम अपलोड कर देते हैं और इसके बाद टेस्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो चलिए दोस्तों अब टेस्ट करते हैं कि अब वो जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही है नहीं। तो उसके लिए अभी भी हम इसे डायरेक्टली फ्लाई नहीं करेंगे, अभी हम इसे हाथों से कुछ इस तरह से होल्ड करेंगे। और चलिए मैं इसे आर्म करता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैं इसे लेफ़्ट राइट या फिर आगे पीछे कुछ इस तरह से टिल्ट करता हूँ, तो इसके हर एक मोटर की जो आरपीएम है वो चेंज हो रही है और ड्रोन खुद को सेल्फ लेवल कर पा रहा है, यानी ये खुद को स्टेबल कर पा रहा है। यानी अब हमारा जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो सही से काम कर रहा है। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि देखिए ये मेरे पास अभी तीनों आर्डुइनो के बोर्ड्स हैं। तो ये पहले तो मेरे पास ये आर्डुइनो यूनो का DIP वाला वर्जन है, देखिए जिसमें ये लंबी सी लेग्स वाली आईसी लगी रहती है। और दूसरा ये है आर्डुइनो नैनो और ये है आर्डुइनो यूनो SMD वर्जन। तो जो ये वाली प्रॉब्लम है जिसमें फ्लाइट कंट्रोलर सही से रिस्पॉन्स नहीं करता है, हमें फ्लाइट कंट्रोलर कोड में जाके अलग से डिले ऐड करना पड़ता है। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपको इन्हीं दोनों बोर्ड्स में आएगी, आर्डुइनो नैनो में और ये आर्डुइनो यूनो SMD वर्जन में। ये जो आर्डुइनो यूनो का DIP वाला वर्जन है ये दोस्तों सबसे ज़्यादा बेस्ट है इस प्रोजेक्ट के लिए। इसमें आपको ये वाला एरर नहीं आएगा और यही वो वर्जन है जिसमें आपको कम से कम एरर्स आते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप सबसे पहले ये आर्डुइनो यूनो वाला DIP वर्जन वाला ये आर्डुइनो आप ट्राई कीजिए। इससे आप ये प्रोजेक्ट बनाएं जिससे आपको कम से कम एरर आए। हालांकि ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लगभग ये 500 से 600 का पड़ेगा। ये जो आर्डुइनो बोर्ड्स हैं आर्डुइनो नैनो आर्डुइनो यूनो ये इससे कुछ सस्ते पड़ते हैं, 200 से 300 रुपये में ये आ जाते हैं। ओके, तो थोड़ा सा पैसा लगा के आप ये वाला ले लीजिए और इससे आपका जो ड्रोन है बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सही से फ्लाई करेगा। हालांकि आप इनको भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं और जो भी दिक्कत थी वो तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई दी है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप थोड़ा सा पैसा लगाकर ये वाला आर्डुइनो लेंगे या फिर आप इन्हीं दोनों से इस ड्रोन को बनाएंगे। और इन दोनों में जो भी प्रॉब्लम आती है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और इन दोनों में भी आपको ये आर्डुइनो यूनो का SMD वाला वर्जन अवॉइड करना है। ओके, अगर आपको लेना ही है, सस्ते में बनाना है, तो ये आर्डुइनो नैनो आप ले लीजिए, ये ज़्यादा बेटर है उससे। और ये जो है आर्डुइनो ये तो बेस्ट है ही। ओके, तो चलिए अब हम इसका एक फ़्लाइट टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ड्रोन है वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। अगर वो वॉबल करता है, ऑक्सीलेट करता है, जो भी करता है तो उसे हम ऑब्ज़र्व करेंगे और इसके बाद इसकी PID ट्यूनिंग करेंगे और इसे हम स्टेबल बनाएंगे। तो चलिए इसका एक फ़्लाइट टेस्ट करके देखते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारा जो ड्रोन है काफ़ी अच्छे से फ्लाई किया, और अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा जिन्हें आपको फॉलो करना है इस ड्रोन को उड़ाने से पहले। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि ड्रोन के जो चारों मोटर्स हैं इनमें से जब आप ड्रोन को आर्म करेंगे तो एक जो मोटर होगा वो काफ़ी ज़्यादा आरपीएम से घूमेगा। तो इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, इसे आप कोई प्रॉब्लम मत समझना, ये नॉर्मल है, मेरे ड्रोन में भी होता है। ओके, तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। इसके बाद आपको अपने ड्रोन के ट्रांसमीटर के थ्रॉटल को बहुत ही आराम से ऊपर उठाना है और ड्रोन को आपको बहुत ही धीरे धीरे टेक ऑफ कराना है। ड्रोन को आपको एकदम से ऊपर नहीं भेज देना है, अदरवाइज आपका जो ड्रोन है काफी ऊपर चला जाएगा और आप क्योंकि बिगिनर हैं तो ड्रोन को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, आपका ड्रोन कहीं खो जाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ट्रांसमीटर के थ्रॉटल को बहुत ही धीरे धीरे ऊपर उठाना है और आपके ड्रोन को बहुत ही आराम से टेक ऑफ कराना है। आपको जमीन से लगभग 10 सेंटीमीटर ही ड्रोन को ऊपर उठाना है और इस लेवल पर इसे आपको कंट्रोल करना है, लेफ्ट राइट आगे पीछे आपको कंट्रोल करना है और अगेन फिर से लैंड करा देना है। जब तक आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं हो जाती है तब तक आपको ड्रोन को इसी हाइट पर फ्लाई कराना है। जब आप इस लेवल पर ड्रोन को कंट्रोल कर पाए तब आपको ड्रोन को लगभग 1 मीटर हाइट तक ले जाना है, यानी अपनी कमर जितना हाइट तक ले जाना है और उस हाइट तक आपको ड्रोन को कंट्रोल करना सीखना है, आगे पीछे लेफ्ट राइट फिर से लैंड, इतना आपको फिर से प्रैक्टिस करना है। इस लेवल पर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तब आपको ड्रोन को लगभग अपने आई लेवल पर यानी कि आपके आंखों जितने हाइट तक ले जाना है और यहाँ पर आपको ड्रोन को कंट्रोल करना सीखना है। तो इससे होगा क्या कि इससे आपकी उंगलियों की मसल मेमोरी बिल्ड होगी और आप ड्रोन को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप बिगिनर हैं तो आपको सीधे ही ड्रोन को ऊपर नहीं भेज देना है, पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसे सही तरीके से उड़ाने की, इसे आगे पीछे लेफ्ट राइट कंट्रोल करना आपको पहले सीखना पड़ेगा, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा और इतना प्रैक्टिस करने के बाद आप इस ड्रोन को सही से उड़ा पाओगे। एक बात और दोस्तों कि जब आप इस ड्रोन को बना लें तो इसकी टेस्टिंग के लिए इसे आपको बाहर मैदान में लेकर नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ हवा बहुत ही ज्यादा तेज होती है जिसके वजह से ये जो ड्रोन है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो सकता है और अभी आप बिगिनर हैं तो आप इसे अच्छे तरीके से कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका एक लंबा चौड़ा सा रूम है, अगर रूम नहीं है तो आपके घर का जो आंगन होता है या फिर जो बगीचा है वहां पर आप नीचे फोम रखकर उसके ऊपर अपने ड्रोन को बहुत ही लो हाइट पर फ्लाई करने का ट्राई कीजिए। जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है, बहुत ही स्टार्टिंग से बहुत ही कम हाइट से आपको इसे उड़ाने की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप धीरे धीरे इस ड्रोन को उड़ाना सीख जाएंगे। और अगर आपने एक बार इस आर्डुइनो ड्रोन को उड़ाना सीख लिया तो जो एडवांस फ्लाइट कंट्रोलर वाला ड्रोन होता है उस ड्रोन को तो फिर आप बिल्कुल ही मक्खन की तरह उड़ाएंगे। तो अभी जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दिए हैं इस ड्रोन को उड़ाने के लिए उसे आपको फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप में जो कि है 9वां स्टेप। इसमें हम इस ड्रोन की पीआईडी ट्यूनिंग करना सीखेंगे और इस ड्रोन को किस तरह से स्टेबल करना है ये सीखेंगे। तो दोस्तों, इस ड्रोन का पीआईडी ट्यूनिंग करने के लिए आपको आ जाना है जो फाइनल YMFC AL फ्लाइट कंट्रोलर कोड है, इसी में आपको आ जाना है और यहाँ पर देखिए 22वें नंबर लाइन के आगे लिखा है पीआईडी गेन एंड लिमिट सेटिंग और इसके नीचे 24वें नंबर लाइन से 37वें नंबर लाइन तक जो प्रोग्राम लिखा गया है इसी में हमारा पीआईडी ट्यूनिंग होगा। ओके, तो दोस्तों अब ये पीआईडी ट्यूनिंग होता क्या है, ये कैसे काम करता है, अगर मैं इसके बारे में डिटेल में बताने लग जाऊं तो इसका आधा घंटा का वीडियो अलग से भी बन सकता है और ये वीडियो पहले ही काफ़ी लंबा हो चुका है, 1 घंटे का वीडियो ये हो ही चुका है। अगर मैं और ज़्यादा डिटेल में बताने लग जाऊं तो ये वीडियो लगभग 1.5 से 2 घंटे तक भी जा सकता है। इसीलिए दोस्तों आप इसके बारे में यूट्यूब पर आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पर आपको काफ़ी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी, हिंदी में भी मिल जाएंगी, जिससे आप डिटेल में समझ जाएंगे कि ये पीआईडी सेटिंग क्या होता है, कैसे काम करता है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि पीआईडी ट्यूनिंग का इस्तेमाल करके हम ड्रोन या फिर किसी भी मशीन के कंट्रोल सिस्टम को ऐसे सेट कर सकते हैं कि वो स्टेबल और स्मूथ काम करे। अब दोस्तों ये जो पीआईडी की वैल्यूज होती हैं ये हर ड्रोन के लिए अलग होती हैं, मतलब हर ड्रोन में थोड़ा सा इनको एडजस्ट करना पड़ता है, इसीलिए हमें अपने ड्रोन में इन वैल्यूज को थोड़ा ऊपर नीचे करके एडजस्ट करना पड़ता है ताकि हमारा जो ड्रोन है वो सही से और स्टेबल फ्लाई करे। क्योंकि हमारा जो ड्रोन का हार्डवेयर है या फिर ड्रोन का जो फ्रेम है या फिर ड्रोन के जो मोटर या फिर प्रोपेलर है वो अलग है, मतलब ड्रोन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा अलग होता है, जिनकी वजह से हमें इन पीआईडी वैल्यूज को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है।
दोस्तों यहाँ पर मैंने कोड को थोड़ा सा जूम कर लिया है ताकि अभी मैं जो भी इसमें चेंजेस करने वाला हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों ये जो PID सेटिंग है, जब आप इस कोड को खोलोगे तो ये जो PID सेटिंग है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें देखने को मिलेगी। और ये जो PID सेटिंग है ये 1000 kV मोटर और 8 इंच के प्रोपेलर के लिए की गई है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगी। सबसे पहले इसी PID सेटिंग पर आपको अपने ड्रोन को फ्लाई करा के देखना है। फ्लाई कराने के बाद आपको ड्रोन को ऑब्जर्व करना है। अगर आपका ड्रोन एक जगह स्थिर नहीं रह रहा है, अगर वो बार बार ऊपर नीचे अपने आप जा रहा है, अगर उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, ड्रोन उड़ते वक्त वाइब्रेट कर रहा है, स्मूथली नहीं उड़ रहा है, तब आपको इसमें ये चेंजेस करने हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैंने अपने ड्रोन में क्या चेंजेस किया था। ओके, तो देखिए जो P है यानी कि जो प्रोपोर्शनल है 1.3, ये 8 इंच के लिए लगभग सही है। और ये जो I है इसे भी आपको इतना ही रखना है। ये जो दोस्तों D है, D को मैंने अपने इस ड्रोन में कम किया था। आपको हो सकता है कि बढ़ाने से फायदा हो, तो D को आपको थोड़ा सा बढ़ा के या फिर घटा के देखना है। तो देखिए मैंने D को 15 कर दिया था, बाकी सब सेटिंग सेम थे। और यहाँ पर यौ का जो सेटिंग था इसे मैंने घटाया था, इसे मैंने 2 किया था। और यहाँ पर जो यौ का आई गेन है इसे मैंने बढ़ाया था लगभग 7 तक। ओके, तो दोस्तों ये जो ड्रोन अभी मैंने बनाया है, ये जो उड़ते वक्त आप ये देख रहे हो जिसमें इतना स्टेबल फ्लाई कर रहा है, तो ये इसी सेटिंग में इतना स्टेबल फ्लाई कर रहा है। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ फिर से। देखिए यहाँ पर मैंने D को थोड़ा सा घटाया था। ये जो P है ये सेम था, I सेम था, D को मैंने थोड़ा सा कम किया था। फिर यौ में मैंने जो यहाँ पर 4 था इसे मैंने घटाया था 2 में, और ये जो I था इसे मैंने इंक्रीज किया था 7 में। ओके, तो ये बेसिकली किसको घटाना है किसको बढ़ाना है, P, I और D में किसको घटाना है किसको बढ़ाना है, ये आप तब सीखोगे जब आप इन तीनों के बारे में अच्छे से जानोगे। तो आप पहले YouTube पर जाओ, इनके बारे में अच्छे से रिसर्च करो, इनको जानो, इसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसकी वैल्यू हमें घटाना है किसकी बढ़ाना है। तो बेसिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो सेटिंग मैंने आपको अभी दिया है 8 इंच प्रोपेलर के लिए, ये आप करके एक बार देखिए आपका ड्रोन स्टेबल होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो D को आप थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर नीचे एडजस्ट करके देखिए, आपका जो ड्रोन है वो स्टेबल लगभग हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए अब मैंने इस ड्रोन में जो प्रोपेलर है उसे चेंज किया है। मैंने 8 इंच के प्रोपेलर को हटा करके इसमें 10 इंच का प्रोपेलर लगा दिया है। आप वीडियो में देख सकते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें मैंने 10 इंच का प्रोपेलर लगा दिया है। और इस ड्रोन को मैं इसी सेटिंग पर अभी उड़ाने वाला हूँ जो मैंने अभी 8 इंच के प्रोपेलर के लिए किया था। तो चलिए देखते हैं कि ये जो ड्रोन है वो 10 इंच के प्रोपेलर के साथ कितना स्टेबल फ्लाई करता है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा कि इस 8 इंच के प्रोपेलर के PID सेटिंग पर भी हमारा जो ड्रोन है वो काफ़ी स्टेबल फ्लाई कर रहा था। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो ड्रोन है उसमें थोड़ा सा ऑक्सीलेशन था, थोड़ा सा वॉबल कर रहा था और थोड़ा सा वाइब्रेशन भी था ड्रोन में। यौ मूवमेंट में जो ड्रोन है वो सही था, इसलिए मैं अभी यौ को चेंज नहीं कर रहा हूँ, यौ मैं यही रखूँगा। तो अभी मैं क्या करूँगा कि देखिए यहाँ पर मैं जो P है इसको मैं रख रहा हूँ 1.0, और जो I है इसको भी मैं थोड़ा सा कम करूँगा, इसको मैं 0.02 कर देता हूँ। और यहाँ पर जो D है, तो क्योंकि ड्रोन थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा था इसीलिए मैं D को भी थोड़ा सा कम करूँगा, तो मैं यहाँ पर इसको 14.0 कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों इस कोड को अभी अपलोड करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ड्रोन है वो 10 इंच के प्रॉप्स पर किस तरह से फ्लाई करता है।
तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा कि इस सेटिंग पर हमारा जो ड्रोन है वो 10 इंच के प्रोपेलर में बहुत ही स्टेबल फ्लाई कर रहा था। अब दोस्तों अगर आपके केस में ड्रोन थोड़ा ज़्यादा ही वॉबल कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, तो देखिए आपको क्या करना है कि ये जो पी गेन है इसे आपको थोड़ा सा और कम कर देना है। 0 पॉइंट इसे आप 9 कर दीजिए, 0.8 कर दीजिए, तो आपका जो ड्रोन है वो थोड़ा सा और स्मूथ हो जाएगा और बहुत ही फास्ट रिएक्ट नहीं करेगा। जब आप अपने ड्रोन के ट्रांसमीटर से एक स्टिक को मूव करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्ट नहीं करेगा, आपका जो ड्रोन है वो स्मूथ फ्लाई करेगा। जो आई है दोस्तों उसे आपको 10 इंच के प्रोपेलर में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। ओके, इसे आपको 2 से कम ही रखना है या फिर 2 तक ही रखना है। और जो डी है दोस्तों इसे भी आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। 10 इंच के प्रोपेलर में इन सबको आपको कम ही रखना है। ओके, अगर ये 14 है, 14 में आपका जो ड्रोन है अगर वाइब्रेट कर रहा है तो आपको 13 कर देना है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आपको पी, आई और डी को समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और अपने ड्रोन को अच्छे से ट्यून कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों यौ में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आने नहीं वाली है। यौ को आपको 2.0 और 0.07 ही रखना है। यौ में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो दोस्तों आप जिस भी साइज़ का प्रोपेलर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से मैंने आपको दोनों सेटिंग्स बता दिए हैं। आप इन सेटिंग्स को अप्लाई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपका जो ड्रोन है वो स्टेबल हुआ या नहीं। तो फाइनली दोस्तों ये था इस आर्डिनो ड्रोन का प्रोग्रामिंग वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके ड्रोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पर डीएम करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और अगेन दोस्तों एक बात आपको ध्यान में ज़रूर से रखनी है जो मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताई है कि ये जो फ्लाइट कंट्रोलर कोड है YMFCAL बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, इसीलिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है इसे आपको ध्यान में रखना है। आपको जो मोटर है वो 1000 kV का ही लेना है, 8 इंच का प्रोपेलर लेना है। 10 इंच का प्रोपेलर भी लगा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको ड्रोन को 10 इंच के प्रोपेलर के साथ स्टेबल करना है। आर्डिनो यूनो और आर्डिनो नैनो इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आर्डिनो मेगा जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और भारी भी हो जाता है, और आर्डिनो जो प्रो मिनी है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है, उसे प्रोग्राम करने में थोड़ी आपको दिक्कत होगी, इसीलिए उनको अवॉइड कीजिए। आर्डिनो नैनो और आर्डिनो यूनो इसके लिए सही है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को आप ध्यान में रखना। इस कॉन्फ़िगरेशन से आप अलग अपने हिसाब से मोटर चूज करोगे, 2200 kV का हाई RPM का मोटर लगा दोगे और आपका ड्रोन नहीं उड़ेगा, नहीं फ्लाई करेगा। इस केस में आपको PID ट्यूनिंग को और भी ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। तो इस ड्रोन के बारे में जो भी था मैंने आपको सब कुछ क्लियर बता दिया है और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इस ड्रोन में लगने वाले सभी पार्ट्स के जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ड्रोन का जो प्रोग्रामिंग कोड है, जो स्कीमेटिक है, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हो, अगर आपको आर्डिनो से प्रोजेक्ट वगैरह बनाना पसंद है, आर्डिनो से एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो अगला जो आने वाला वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बस आप ये समझ लीजिए कि कुछ नया आने वाला है, तो अगला जो वीडियो है वो आप ज़रूर से देखना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और हमें सपोर्ट करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अमेजिंग प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए। गुड बाय।